प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस खास वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है कारक तत्व से कैसे प्रिडिक्शंस की जा सकती। देखिए, महर्षि पराशर जी ने कुछ योग हमें बताए, जैसे कि नवपंचम योग, षडाष्टक योग हो, कर्तर योग हो, चाहे वो शुभ कर्तर योग हो, पाप कर्तर योग हो, लाभ योग। और तो इससे किस प्रकार से प्रिडिक्शंस करनी चाहिए कारक तत्व के नजरिए से। दूसरा, यही कंसेप्ट भृगुनंदी नाड़ी में भी है। जैसे कि प्लैनेट्स के ठीक फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में कौन से प्लैनेट्स है, उसका कंजंक्शन किस प्रकार से होगा। ठीक प्लैनेट के ठीक सामने वाले सेकंड हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में क्या प्लैनेट्स है, वो सब देख के प्रिडिक्शंस की जा सकती है। तो इसी प्रकार से भी हम देखेंगे कि कारकत्व को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से प्रिडिक्शंस की जाती है। तो इसमें खास तौर पर अगर आप देखेंगे, कारकत्व को एक प्रमुखता देकर, हर एक प्लैनेट की जो कारकत्व है उसको प्रमुखता देकर किस प्रकार से कुंडली का एनालिसिस करना चाहिए, हर एक प्लैनेट की पोजीशन को देखना चाहिए, यही आज हम देखेंगे। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारे विषय की। तो ऐसा समझिए कि अ, आज हम प्रमुख रूप से वीनस को देखेंगे। बहुत सारे कारकत्व है, लेकिन हम वीनस से कैसे प्रिडिक्शंस करेंगे और स्पेशली कारकत्व को ध्यान में रखते हुए ये आज हम देखेंगे। तो वीनस क्या है, पहले तो जान लीजिए वीनस की। वीनस के कारकत्व प्रमुख रूप से पत्नी है, मैरिड लाइफ है, फाइनेंस है, मनी है, लग्जरी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्रमुख रूप से फाइनेंस, मैरिड लाइफ, वाइफ यानी कि पत्नी, पुरुष की कुंडली में पत्नी, और स्त्री की कुंडली में मैरिड लाइफ होता है, पुरुष की कुंडली में भी मैरिड लाइफ देखते हैं। तो इन सब वीनस के कारकत्वों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से प्रिडिक्शंस करेंगे हर एक प्लैनेट्स के थ्रू। तो पहला प्लैनेट्स है सन। तो आप ये समझिए कि सन अगर सेकंड भाव में, तो सेकंड भाव के कारकत्वों को पहले जान। सेकंड भाव क्या है? सेकंड भाव इज अगेन फाइनेंस, देन फैमिली, देन स्पीच, फूड, बहुत सारी चीजें। तो इन दोनों के जो कारकत्व है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसे कोलैबोरेट करना है और प्रिडिक्शन निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि अगर वी सन जो है, सन सेकंड भाव में है ऐसा कंसिडर करते हैं, जैसे कि वीनस से सन की प्लेसमेंट ठीक उसके सामने सेकंड भाव। तो वीनस के कारकत्व को हम वन बाय वन देखें। जैसे पहले हम पत्नी को पत्नी एज अ कारकत्व हम कंसिडर, वीनस पत्नी। देन सेकंड भाव क्या है? फैमिली है। तो पत्नी और फैमिली को कोलैबोरेट कीजिए और वहां पर सन, यानी कि पत्नी के फैमिली में सन क्या है? सन ऑथोरिटी है। ओके, पॉलिटिक्स से कनेक्शन, गवर्नमेंट से कनेक्शन, यानी कि पत्नी के फैमिली में ऑथोरिटिव पोजीशन में कोई ना कोई तो व्यक्ति अवश्य होगा जो गवर्नमेंट से संबंधित होगा। दूसरा, पॉलिटिक्स का संबंध पत्नी के फैमिली में अवश्य ही रहेगा। कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उसकी पॉलिटिक्स से अवश्य ही जुड़े रहे। दूसरा, पत्नी के फैमिली में जो पुरुष पुरुष होते हैं उनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वीनस का तो कारकत्व पत्नी है। देन सेकंड भाव का कारकत्व जैसे कि फैमिली में, फैमिली देखा, फिर मनी। तो पत्नी के फैमिली में बहुत सारे लोग या फिर एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी गवर्नमेंट से अटैच रहकर या पॉलिटिक्स से अटैच रहकर पैसा अर्न कर सकती है, या ऐसी हिस्ट्री अवश्य ही हो। इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते। सेकंड भाव है वाणी, स्पीच। पत्नी का बोलने का तरीका ऑथोरिटी होगा, ओके, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, तो जिस कारण लोगों के ऊपर उसका प्रभाव अवश्य ही रहे। दूसरा है कि ये तो हो गया पत्नी। सेकंड कारकत्व वीनस का लेते हैं, फाइनेंस, मनी, और सेकंड भाव भी मनी का है, देन फैमिली का है। ओके,
तो और ये जो फाइनेंस है ये खुद का है, और वहां पर सन है। तो सन दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो सन यानी कि फादर, दूसरा है गवर्नमेंट को। यानी कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो फादर के बिजनेस में, यानी कि उसके पिताजी के बिजनेस में अटैच रह सकता है, वहां से अर्निंग कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी चीजों से अर्निंग कर सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कोलैबोरेट करके। दूसरा कि फाइनेंस और सन, सन वहां पर है, तो सन किस प्रकार का फाइनेंस देता है? स्टेडी नहीं रहता, फ्लो नहीं रहता, कहीं ना कहीं तो अपवर्ड, अप एंड डाउन रहता है। दूसरा, सन उदारता देता है, बड़े हृदय वाला। तो ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों को पैसा देता रहता है। अगर किसी को मदद चाहिए किसी प्रकार की, तो अब वो अवश्य ही मदद करेगा, जिस कारण उसे तकलीफ भी आती है कि उसका पैसा वापस नहीं। इस प्रकार से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ओके, तो आ, ये तो हो गया। अब हमने इस प्रकार से कोलैबोरेट करना है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, अगर ये सन अकेला है तो ठीक है, लेकिन आप ये समझे कि उस सन के साथ राहु का कॉम्बिनेशन, तो सन प्लस राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं तो ये पितृदोष इंडिकेट करता है। वाई पितृदोष और क्यों, ये प्रिडिक्शंस आप कैसे करें? तो ये इंडिकेट करता है सन और राहु सेकंड हाउस में, कि कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर हाँ प्रिडिक्शन ही करना चाहिए, वीनस का कारकत्व लीजिए पत्नी, और सेकंड हाउस में, वीनस के ठीक सेकंड हाउस में सन और राहु है, तो इसका प्रिडिक्शन ये होगा कि पत्नी के फैमिली में पितृदोष के कारण कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दिक्कत आने वाला है। और वो पितृदोष क्यों है? क्योंकि पत्नी के फैमिली में, लीनेज में, चाहे पास्ट जो भी लीनेज हो, किसी ना किसी लीनेज में पैसों को लेकर चीटिंग हुई है। किसी ऑथोरिटी पर्सन ने ही पैसों के बारे में चीटिंग की है, और उसका दोष लग चुका है। इस कारण पत्नी के फैमिली में फाइनेंस का दोष है, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते। दूसरा, सन और राहु जो है वो अगर पत्नी के सेकंड भाव में है, तो ये प्रेगनेंसी को भी दिक्कत देंगे ड्यू टू द पितृदोष। ओके, तो इस प्रकार से आप कह सकते। दूसरा, जो भी पत्नी के फैमिली में ऑथोरिटी पर्सन हो, वो पर्सन अवश्य ही कहीं ना कहीं तो उसके ऊपर क्वेश्चन अवश्य ही उठेगी, सवाल उसके ऊपर रहेगी, फाइनेंस के रिलेटेड या किसी चीज के रिलेटेड अवश्य रहेगी। तो इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते, बेहतरीन प्रिडिक्शंस होती है। सिर्फ एक कारकत्व लिया, अगर ठीक इसी प्रकार के वीनस के फाइनेंस के कारकत्व को हमने कंसिडर किया, और सेकंड भाव में सन राहु, तो जिस व्यक्ति की कुंडली है उस व्यक्ति को फाइनेंशियल दिक्कत अवश्य ही आएगी, क्योंकि सेकंड हाउस में सन राहु है, पितृदोष है, और ठीक जो पत्नी के बारे में बताया वही यहाँ पर रिपीट, यानी कि उस व्यक्ति के फैमिली लीनेज में भी वो दोष चलता आ रहा है। और वो क्यों? फाइनेंशियल चीटिंग्स हुई है, और जिस कारण ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो डाउनवर्ड अवश्य ही जाएगा, सन की दशा में या राहु की दशा में या इनके अंतर दशा में अवश्य ये सिचुएशंस आ सकते। इसमें राशि को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सन राहु अगर कर्क राशि में है, तो किसी को इमोशनली टॉर्चर किया है फाइनेंस रिलेटेड सिचुएशन, चीटिंग करके। ओके, तो अगर सन राहु सिंह राशि में, लियो में, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी ऑथोरिटिव पर्सन ने ही या फिर गवर्नमेंट को ही चीट किया हुआ है, जिसका दोष लगा हुआ है। बहुत सारी चीजें। अगर सन राहु कन्या राशि में, तो हेल्थ रिलेटेड अवश्य ही इश्यू होगा, जिससे फाइट हुई है। तो इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते। देखिए, सिर्फ दो प्लैनेट से हमने प्रिडिक्शंस दी, तो कितनी प्रिडिक्शंस हो सकती आप समझिए। दूसरा,
सन सेकंड भाव में है वीनस के, तो सन के 12th हाउस में वीनस आ गया। तो इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति के जन्म से पहले ही फादर की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है, तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये द्विदोष योग है। तो कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है। ओके, उसके पिताजी के पास पैसे थे। इस प्रकार से प्रिडिक्शंस कर सकते, बस आप लॉजिक को समझिए। अगर नेक्स्ट अभी हम चलते हैं, जैसे कि सन यहां पर, ओके, सन फिर से कोलैबोरेट कीजिए। वीनस पत्नी है, थर्ड हाउस सन है, और थर्ड हाउस रीडिंग भी है। तो कहीं ना कहीं तो पत्नी को ऐसे जो नॉवेल्स होते हैं, जो पॉलिटिकल नॉवेल नॉवेल हो या किंग के नॉवेल, राजाओं के नॉवेल्स हो, राजाओं की स्टोरी, एक ऑथोरिटिव स्टोरी, जहां पर कहीं ना कहीं तो एक लीडरशिप हो, ऐसी नॉवेल्स पढ़ने की उसको अवश्य ही आदत। घर के एंट्री के दरवाजे के आसपास किसी राजा की फोटो हो सकती है, पत्नी उसे अवश्य ही लगाई। इस प्रकार से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं आप। तुला, जो मैंने एक वीडियो बनाया तुला लग्न का ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन, वो देखिए, उसमें बहुत डिटेल से समझ। इसमें मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं किस प्रकार से प्रिडिक्शन। नेक्स्ट है कि आप ये समझिए कि अगर सन फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस के कारकत्व को देखिए। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस माता जी है, घर है, घर का एनवायरमेंट है। ओके, तो पत्नी को ले लीजिए, पत्नी के कारकत्व को वीनस के, तो उसका सुख स्थान है घर। यानी कि पत्नी का घर में बिहेवियर बहुत ही अथॉरिटिव होगा, वो लीड करेगी अपने घर के एनवायरमेंट में, जो वो चाहती है वही चीज होगी, या फिर वो अपनी चीज को मनवा लेगी, उसको फॉलो करते होंगे बाकी के लोग घर में। बहुत सिंपल है। घर में कोई भी चीज उसे डिस्ट्रैक्ट, मतलब जो डिस्टर्ब कर सकती है, वो नहीं रहेगी, क्लीन रहेगी सब कुछ। दूसरा, फाइनेंस को लीजिए उस व्यक्ति के, तो फाइनेंस के फोर्थ हाउस में सन है, यानी कि वो व्यक्ति जो भी पैसा आएगा, उस पैसे से अपने घर में ऑथोरिटी निर्माण करने की कोशिश में अवश्य ही लगा है। वो घर में जाएगा, घर में ऐसी चीजें लेगा, या फिर वो दिखाएगा कि मैं ही इस घर का लीडर हूं अपने फाइनेंस से, और वहां से वो सुख लेने की कोशिश करेगा। वो उसका सुख है। जब तक वो घर में अपने ऑथोरिटी को प्रदर्शित नहीं करता, तब तक उसे ये फील नहीं होगा कि वो फाइनेंस को एंजॉय कर। फिर घर वालों के लिए घर बनाएगा, कार लेगा, सब कुछ करेगा, और वो ऐसा निर्माण करेगा कि मैं ही इस घर। दूसरा, ऐसे लोग कार ऐसे लेते हैं कि जो कार एक ऑथोरिटी रिप्रेजेंट करती है। ओके, वो कार वो अवश्य प्रेस्टिजियस। तो इस प्रकार से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि बहुत सिंपल प्रिडिक्शन। इस प्रकार से देखिए, सिर्फ वीनस से हम प्रिडिक्शंस यहां पर करते हैं। नेक्स्ट, अगर सन, वीनस सन के फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस क्या है? प्रेगनेंसी का है, आर्ट का है, एजुकेशन का है। तो इसको आप कोलैबोरेट कीजिए वीनस के साथ। दूसरा, ये भी इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति ने फाइनेंस को, उसके जीवन में जो फाइनेंस है उससे इंप्रूव करने के लिए क्या स्किल को अडेप्ट करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, स्किल से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एजुकेशन, बट कौन से स्किल से, जैसे कि कोर्स हो 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 साल का, कि जिसका जिसका उपयोग उसके करियर में फाइनेंशियल बिल्डिंग के लिए हो सके, वेल्थ बिल्डिंग। ये भी फिफ्थ हाउस इंडिकेट, वीनस से फिफ्थ। तो अगर वीनस से फिफ्थ हाउस में सन है, तो पत्नी के कारकत्व को लीजिए, पत्नी के प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। ओके, अगर वहां पर सन राहु है, तो इसका मतलब ये है कि मिसकैरेज होगा ड्यू टू द पितृदोषा। इसके लिए लघुरुद्र का अभिषेक सबसे बढ़िया है उपाय, इसका जो मैंने अनुभव किया है वो। तो इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते।
दूसरा, क्या स्किल सीखना चाहिए? ऐसे व्यक्ति ने कम्युनिकेशन स्किल को सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरा, समाज से कनेक्टेड जो कोर्सेस होते हैं, जो पब्लिक रिलेशन को डेवलप करते, पीआर को डेवलप करते, ऐसे स्किल को सीखना चाहिए। बहुत सारी स्किल सेट होती है, आप सीख सकते। बस मैं कुछ ही चीजों को यहाँ पर बोल रहा हूँ। जैसे सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस में है, ये भी पितृदोष को इंडिकेट करता है और पास्ट लाइफ के चाइल्ड दोष को दिखाता है। जैसे कि ठीक यहाँ पर मैं भूल गया, सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो तो ये इंडिकेट करता है कि फैमिली में किसी की बनती नहीं, यानी कि माँ जैसे बाप बेटी की बनती नहीं, गवर्नमेंट के साथ बनती नहीं। इस प्रकार से आप प्रिडिक्शन कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, सन वीनस से बहुत लंबा नहीं जाता, मैक्स टू मैक्स वीनस ये फिफ्थ हाउस भी नहीं जाता। ओके, ये मैक्स टू मैक्स थर्ड हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, कभी कभी आपको फोर्थ हाउस में मिल सकता है इन रियर कंडीशन। इसलिए सन की जो आगे वाली प्रिडिक्शंस होती है वो नहीं हो सकती, क्योंकि सन का डिस्टेंस उतना नहीं रहता वीनस से। सिर्फ थर्ड हाउस तक आपको ज्यादा से ज्यादा सन, वीनस से सन सेकंड हाउस थर्ड हाउस में मिल सकता है, फोर्थ हाउस में कभी कभी मिल सकता है, लेकिन ट्वेल्थ हाउस में मिलेगा, वीनस के ट्वेल्थ हाउस में। ओके, या इलेवेंथ हाउस में। तो इस प्रकार से हो, तो अगर वीनस ट्वेल्थ हाउस, सन यहां पर है, ओके, सन इज इन द यहां पर, ओके, वीनस के ट्वेल्थ हाउस। तो यहां पर देखिए सन के ठीक सामने वीनस आया, यानी कि इस व्यक्ति के जीवन बर्थ के बाद फादर की प्रोग्रेस होगी फाइनेंशियल, क्योंकि ठीक सन के सामने, यानी कि इसके फादर के सामने वीनस, क्योंकि ये द्विद्वास योग है पराशरी के नजरिए से देखा जाए। ओके, और भृगुनंदी नाड़ी से देखा जाए तो जो हम जो प्रिडिक्शंस करते हैं ये सेम फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं तो फादर की फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगी बर्थ के बाद। दूसरा, फाइनेंशियल लॉसेस फादर के हो सकते, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस क्या है आप समझे, ट्वेल्थ हाउस इज अ लॉस। ओके, किसी ना किसी कारण व्यय होना। तो इससे आप प्रिडिक्शंस ये कर सकते हैं कि जैसे वीनस से ट्वेल्थ हाउस में सन, ओके, तो जब भी इस व्यक्ति की शादी होगी उसके बाद इसके पिताजी के जीवन में कुछ लॉसेस अवश्य ही हो सकते हैं। ये प्रिडिक्शंस हो सकता है, वो बहुत सारे प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अगले जो हमारा प्लैनेट्स है उसके तरफ जाते हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि वीनस सन ज्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस में नहीं रहे। अगर हम मून को लेते हैं, मून प्लैनेट्स, ठीक, मून, तो वीनस सेकंड हाउस में मून है, तो मून के कारक समझिए। मून क्या है? अच्छी तरीके से बोलना, स्वीट पिच, ओके। दूसरा है मदर है, दूसरा है इमोशंस है, और घर का एनवायरनमेंट है। तो ये सब चीजें हैं, ओके। तो वीनस के पहले कारकत्व को लीजिए, यानी कि पत्नी के कारकत्व को लीजिए। तो वीनस मून की तरफ जा रहा है, यानी कि पत्नी मैरिज के बाद इमोशनल से, यानी कि इमोशनली फैमिली के साथ अटैच रहेगी, यानी कि जो पुरुष है जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं उसके फैमिली से अटैच रहेगी। दूसरा, पत्नी के फैमिली में लेडीज की, यानी कि महिलाओं की संख्या ज्यादा रहेगी, महिलाएं डोमिनेटिंग उसकी फैमिली रहेगी, इमोशनल फैमिली रहेगी। ओके, ये प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर फाइनेंस का हमने प्रिडिक्शंस लिया या फाइनेंस का कारकत्व लिया वीनस का, तो वीनस के ठीक सामने मून है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? बहुत ही फ्लक्चुएशन, यानी कि मनी मेकिंग में बहुत अप एंड डाउन रहेगा, क्योंकि मून चंचल है, चंचलता रहेगी, यानी कि फाइनेंस आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, इन आउट, इन आउट, स्टेडी नहीं रहेगी।
इस प्रकार से आप कह सकते। तो प्रिडिक्शंस को देखिए। दूसरा, पत्नी बहुत अच्छा कुकिंग करेगी। दूसरा, अगर मून राहु का कॉम्बिनेशन है तो ये क्या इंडिकेट, ये दोषों को इंडिकेट, जैसे मून राहु मून केतु, तो ये इंडिकेट करता है कि पत्नी की फैमिली में किसी महिलाओं को टॉर्चर किया जा चुका है, या ऐसी उसकी हिस्ट्री है उस फैमिली, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। और वो किस कारण, मनी के कारण टॉर्चर किया हुआ है, और उस कारण जिसे हम अच्छी घटनाएं नहीं कहते, वो उसके फैमिली में अवश्य हो। इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते। ओके, ठीक। मून वीनस के जैसे कि, हाँ, अगर वीनस मून थर्ड हाउस में है, ऐसा समझिए, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि पत्नी को ट्रैवलिंग की आदत होगी, क्योंकि मून ट्रैवलिंग का भी कारक है। तो अगर सेकंड हाउस में है तो व्यक्ति ट्रैवलिंग, पैसों के लिए ट्रैवलिंग करेगा, ट्रैवलिंग कर सकता है, उसका इस प्रकार का जॉब रह सकता है। दूसरा, थर्ड हाउस में है तो पत्नी को ट्रैवलिंग की आदत होगी। दूसरा, फोर्थ हाउस में मून है तो व्यक्ति फाइनेंस का कारकत्व लीजिए, तो व्यक्ति जो भी वो फाइनेंस अर्न करेगा, कहीं ना कहीं तो वो इमोशनली अपने घर में उसे इन्वेस्ट करे। जब तक वो अपने घर में, घर के लिए कुछ करता नहीं इमोशनली, अपनी मदर के लिए, अपने घर के लिए, तब तक वो सुखी नहीं रहे, सुख का अनुभव नहीं कर। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर सिक्स हाउस में मून, वीनस के सिक्स हाउस में मून, तो इसका मतलब ये है कि पत्नी की फैमिली, पत्नी की मदर, क्योंकि मदर का है वो कारक मून, तो पत्नी की जो माता जी है, शायद उनको हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा, मदर इन लॉ के साथ, यानी कि सास के साथ पत्नी की नहीं बनेगी, झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि मदर झगड़ा, देखिए इसमें एक लॉजिक है, जो षष्ठ भाव में प्लैनेट बैठता है ना, वो झगड़ा कर, वो क्या करता है, वो झगड़ा कर। तो होता क्या है, जो षष्ठ भाव में प्लैनेट्स है वो ज्यादातर झगड़ा कर। अगर षष्ठ भाव में, वीनस के षष्ठ भाव में आप ऐसे समझे कि मून है, ओके, तो इसका मतलब ये है कि मदर इन लॉ यानी कि सास पत्नी के साथ झगड़ा कर सकती है। दूसरा, पत्नी को एंजाइटी रहेगी, क्योंकि माइंड का विकार है, एंजाइटी क्योंकि षष्ठ हाउस में है, तो मनोरोग रहेंगे, क्योंकि ड्यू टू द टेंशन प्रेशर, इस प्रकार से रह सकते। अगर एट्थ हाउस में मून है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ से ही पत्नी कुछ दोषों को लेकर आई है, जो मदर इन लॉ के रिलेशन में अच्छे नहीं। तो इस बारे में, कभी भी सास के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहते, शादी के बाद पत्नी की माता जी को दिक्कत आती है, इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। बहुत सारी प्रिडिक्शंस आप कारक से कर सकते हैं। तो अगर ऐसे समझे कि मून नाइन्थ हाउस में, वीनस के नाइन्थ हाउस में मून है, तो इसका मतलब यह है कि पत्नी को माँ गौरी की पूजा करना चाहिए, यानी कि आदिशक्ति की पूजा कंटिन्यूअसली करनी चाहिए। इससे उसका भाग्य भी बढ़ेगा, उसको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगा। डेली अगर माता जी के मंदिर में जाए, अगर वो व्यक्ति भी जाए, तो उसका फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगा और मैरिड लाइफ भी इंप्रूवमेंट होगा। इस प्रकार से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। 11th हाउस में मून है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को महिलाएं ज्यादा फ्रेंड की संख्या महिलाओं की ज्यादा है, और इमोशनली अटैच है दोस्तों के साथ। इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट प्लैनेट हम लेते हैं, देखिए हर एक प्लैनेट से आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर मार्स लीजिए, सेकंड भाव में मार्स है, तो मार्स यानी कि वीनस के ठीक सामने मार्स है, तो पत्नी का बोलने का तरीका बहुत हार्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके दूसरे के इमोशन को हर्ट करना, ये हो सकता है नीचे पत्नी के बोलने का तरीका। क्योंकि मार्स, उसके फैमिली में, पत्नी के फैमिली में एक भाई होगा या कोई एक लड़का होगा जो उसके फैमिली को लीड करता होगा,
सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने कंधे पर ली होगी, इस प्रकार से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। दूसरा, फाइनेंस का अगर लिया जाए, वीनस का कर्व, वीनस के ठीक सामने मार्स है, तो फाइनेंस की दिक्कत बनी रहेगी, हर्डल्स रहेंगे फाइनेंशियल सिचुएशंस में। दूसरा, अगर मार्स राहु कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी के कारण, देखिए प्रॉपर्टी के कारण भाई के मतलब प्रॉपर्टी, भाई और झगड़ा, ये कॉम्बिनेशन, यानी कि प्रॉपर्टी के कारण भाई भाई में झगड़ा वाइफ के फैमिली में चलता आ रहा है, और प्रिय घटना उसके फैमिली में अवश्य ही घटित हुई है। आप ये प्रिडिक्ट कर सकते, ये भी पितृदोष है। अगर वीनस के ठीक सामने मार्स राहु, मार्स केतु के कॉम्बिनेशन है, मार्स सैटर्न की कॉम्बिनेशन है, तो फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज्यादा बनी रहती है। जॉब में हो चाहे बिजनेस में, बिजनेस में तो बहुत ज्यादा बनी रह सकती। इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि फोर्थ हाउस में मार्स हो, वीनस के फोर्थ, तो पत्नी को जब तक वो झगड़ा नहीं करेगी घर में, तब तक उसे सुख नहीं मिलता, वो झगड़ा करती रहती। अगर वीनस के ठीक सामने मार्स है, तो वो व्यक्ति घर के लिए कुछ भी करे लेकिन झगड़ा उसका बना रहता है, पैसा वेस्ट जाता है घर में। इस प्रकार से प्रिडिक्शंस कर, अगर वो कोई कार ले तो कार लेती ही उसको दिक्कत आ जाती है। अगर षष्ठ भाव में मंगल है तो पत्नी और भाई की नहीं जमती। दूसरा, प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स होते हैं, जब शादी हुई उसके ठीक बाद प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। अगर षष्ठ अष्टम भाव में मार्स है, ऐसा समझिए कि अष्टम भाव में मार्स, तो इसका मतलब यह है कि पत्नी को पास्ट लाइफ का प्रॉपर्टी का दोष है या भाई का दोष है, ये दोनों दोष रहते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं तो दिक्कत आपको अवश्य ही मिलेगी। दूसरा, उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी के कारण पैसा खोना पड़ सकता है, प्रॉपर्टी का उपभोग ही नहीं वो ले सकेगा, क्योंकि वीनस से अष्टम में मार्स है, वीनस फाइनेंस है, मंगल भाई है, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। चाहे उसने इन्वेस्ट किया हो किसी प्रॉपर्टी में, लेकिन उस प्रॉपर्टी में लिटिगेशन आएगा, तो वो बेचना चाहे तो भी बेच नहीं सकेगा। फिर कोई ऐसी दिक्कत होगी, शायद किसी का भाई खड़ा हो सकता है, वो भाई प्रॉब्लम कर सकता है। फाइनेंस में भाई के कारण दिक्कत आती है, भाई के कारण लॉसेस होते हैं। अगर ट्वेल्थ हाउस में, तो भाई के कारण बहुत सारे लॉसेस, प्रॉपर्टी का लॉस होता है अगर ट्वेल्थ हाउस में मंगल है। तो ये इवेंट कब ट्रिगर होते हैं? दशांतर दशा में हो सकता है, और दूसरा शादी के बाद हो सकता है। इस प्रकार से अगर फोर्थ नाइन्थ हाउस में मार्स है, ऐसे व्यक्ति ने भगवान हनुमान जी की या काल भैरव जी की या गणपति की आराधना कंटिन्यूअसली करनी चाहिए। इससे उसके फाइनेंस भी इंप्रूव होगा, मैरिड लाइफ भी इंप्रूव हो सकती है, बहुत सारी चीजों को हम एनालिसिस कर सकते। तो इस प्रकार से हमें प्रिडिक्शंस करनी चाहिए। आज सिर्फ हमने वीनस को देखा और एक कंसेप्ट को मैंने बताया कि किस प्रकार से करना चाहिए। इसमें नवपंचम योग हो, कर्तरी योग हो, षडाष्टक योग हो, ये तो हमने देखा हो। यही कंसेप्ट भृगुनंदी नाड़ी में भी है। आगे भी हम देखते रहेंगे कि कारकत्वों की किस प्रकार से प्रिडिक्शंस करनी चाहिए, जुपिटर से हो, सिर्फ सन से प्रिडिक्शंस कैसे करनी चाहिए। देखिए, अगर वीनस है और यहाँ पर मरकरी है सेकेंड हाउस, तो इसका मतलब है कि पत्नी का बोलने का तरीका बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत अच्छी, व्यक्ति का फाइनेंस यानी कि फैमिली लीवरेज में कोई ना कोई तो बिजनेस होगा, उससे अर्निंग हो सकती है, सीए से अर्निंग हो सकती है, यानी कि अगर वो सीए करेगा, अकाउंट फाइनेंस से जुड़ा रहेगा, उससे अर्निंग आ सकती है। अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति को आईटी सेक्टर से जुड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं। अगर मून है, मून के अष्टम भाव में मार्स है, तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को भाई के कारण दिक्कत होगी, प्रॉपर्टी के कारण बहुत टेंशन रहेंगे। मून से किसी भी प्रिडिक्शंस आप मानसिक तौर पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिडिक्शंस आप कर सकते। जैसे जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जन्म के समय या उसके बाद कुछ साल उस व्यक्ति की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक तरीके से नहीं रही, यानी कि शायद उसके पिताजी के पास पैसा नहीं होगा, फिर उसके बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव हुई होगी खुद के दम पर। ऐसी बहुत सारे प्रिडिक्शंस हैं, हम आगे भी देखते रहेंगे हर एक प्लैनेट्स को लेकर। तो आज के लिए मैं बस इतना ही चाहूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है।
तो शायद हम अगले वीडियो में देखेंगे, और भी इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।